तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। बहुत दिनों बाद एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री हाथ लगी और शायद ऐसी कहानियां मैंने सुनानी छोड़ भी दी, लेकिन आज मुझे लगा कि ऐसी कहानी आपको ज़रूर सुनाई चाहिए। चूँकि लोग पहले पाप करते हैं और पाप करने के बाद अलग अलग जगहों पर जाते हैं वहाँ पर पाप धुलने, इस उम्मीद में कि वहाँ हम जाएंगे अपने पापों को धुल देंगे, किसी जगह पर कुछ कथा वगैरह सुन लेंगे, कहीं प्रवचन सुन लेंगे और हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। लेकिन शायद अगर कहीं कथा सुनने से, कहीं नहाने से पाप धुलता होता तो दुनिया के तमाम पापी बस पाप करते और बस नहा लेते या फिर कथा सुन लेते, प्रवचन सुन लेते या कुछ और कर लेते। एक कहानी जो आज आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी में कई अलग अलग चीज़ें भी हुई। एक आदमी जो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए लास्ट तक उसके लिए लड़ता रहा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। खैर, कहानी क्या है अब आपको मैं इत्मीनान से बताता हूँ। कानपुर में एक गांव लगता है, खरेसा गांव, और बात अप्रैल साल 2024 की कर रहा हूँ, यानी मोटा मोटी 1.5 साल पहले। इसी खरेसा गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे दिनेश अवस्थी, उनका भाई मनोज, उनकी पत्नी पूनम, तीनों ठीक ठाक तरीके से इस गांव में रहा करते थे। गरीब परिवार था, लेकिन ना किसी से कोई लड़ाई थी, ना किसी से कोई झगड़ा था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। जो कुछ 4 पैसे मिलते थे वो दिनेश भी कमा लेता था, मनोज भी कमा लेता था। यानी पैसे कम थे, लेकिन ना कोई दिक्कत थी, ना कोई परेशानी थी, किस्मत अच्छी थी, कोई रोग वगैरह भी नहीं था। तो तमाम लोग बड़े खुश तरीके से रहा करते थे। गांव वालों से भी रिलेशन बड़ा अच्छा था, तमाम चीज़ें भी बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी दौरान अप्रैल में ही अचानक से जो दिनेश है वो गायब हो जाता है। अब सुबह गया, शाम को लौट के आया नहीं। परिवार वाले परेशान, बीवी परेशान, भाई परेशान। इन्होंने अब फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं, चिंता और बढ़ी। इसी दौरान अब आसपास के लोगों तक खबर पहुंच गई कि जो दिनेश अवस्थी है वो गायब है। दिनेश अवस्थी का कुछ अता पता चल नहीं रहा। लगातार जब ये दिक्कत होने लगी तो फिर परिवार वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ करी कि आपने कुछ देखा कहीं उसको किसी से बात करते हुए, चूँकि फ़ोन लग नहीं रहा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरे गांव के तमाम लोग बस एक ही बात बोलते थे कि हमने दिनेश अवस्थी को नहीं देखा है। अब ये चीज़ जब लगातार पता चलने लगी तो फिर परिवार वाले भी परेशान। उन्होंने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, इस उम्मीद में कि शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हों। वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। दिनेश के जितने दोस्त थे उनसे भी पूछताछ की, वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। देखते ही देखते रात भर में पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि जो दिनेश अवस्थी है कहीं गायब हो गया। किसी ने सुझाव दिया कि जाओ और पुलिस कंप्लेन कर दो। अगले दिन जो पत्नी पूनम थी वो पुलिस स्टेशन जाती और जाने के बाद कंप्लेन नोट करवा देती है। अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। पुलिस आती है, आने के बाद सबसे पहले पत्नी से तस्वीर लेती है, फिर पूछती है कि कहाँ जाता था, कहाँ आता था। अब आमतौर पर मामला, चूँकि एक आदमी जो मानसिक रूप से भी ठीक था, उम्र भी बढ़िया थी, गायब हो गया, कोई बच्चा तो था नहीं, तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं गया होगा, परिवार वालों से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मियाँ बीबी में कोई अनबन हुई होगी, आ जाएगा। उन्होंने कुछ ज़रूरी सवाल जो पुलिस वालों को पूछने होते वो पूछे, उसके बाद मामला रफा दफा कर दिया। बोला कि ठीक है, हम खोजते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि एक आदमी है, दिमाग उमाग से ठीक है, कहीं कोई ऐसी घटना दुर्घटना की सबूत भी नहीं मिले तो कहीं गया होगा, आ जाएगा 2-4-6 दिन में। अब छोटे छोटे मामले पे अगर पुलिस इतनी जांच पड़ताल करे तो बड़े मामलों पे क्या होगा। खैर, पुलिस वालों ने इग्नोर कर दिया, बात आई गई हो गई। लेकिन इसी दौरान कुछ दूर पे 1-2 दिन बाद एक डेड बॉडी मिलती है। अब जैसे ही डेड बॉडी मिलती है फ़ौरन पुलिस को फ़ोन गया। पुलिस वहाँ पर आती है। आने के बाद अब लाश को जब टटोलती है, उसको चेक करती है, तब पता चला कि ये तो लाश कुछ बताई सी लग रही। यानी ऐसा पुलिस को लगा कि शायद किसी ने जानकारी दी थी इस लाश के बारे में। फ़ौरन जो डिटेल्स थे दिनेश अवस्थी के जब मैच कराए गए, तमाम चीज़ें मैच हो गई। अब पुलिस वालों को लगा कि ये तो गलती हो गई, क्योंकि जिस मामले को यूं ही रफा दफा कर रहे थे वो मामला अब कत्ल का बन चुका था। बॉडी पे चोट के निशान थे। लाश अप्रैल के महीने में थोड़ी बहुत डिकम्पोज भी हुई थी।
चूँकि किसी राहगीर को बदबू आई थी। इसी दौरान फिर वो जब जाके देखता है वहाँ पे एक इंसान की लाश दिखती है। इसी के बाद वो फ़ोन करता है। अब पुलिस जब ये चीज़ देखती है फ़ौरन हरकत में आती है। सबसे पहले पत्नी से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। पूछती है कि क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा। पत्नी और भाई फ़ौरन मना करते हैं, कहते हैं नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी और खेती किसानी करने वाले लोग, हमारा किसी से क्या झगड़ा। फिर पूछते हैं कि क्या किसी ने कोई धमकी दी थी। फिर पत्नी ने कहा नहीं साहब, हमारी किसी से कोई ऐसी बहस ही नहीं हुई कि कोई धमकी दे। फिर पता किया कि क्या कोई ज़मीनी विवाद है। परिवार वालों ने यह भी मना कर दिया। अब पुलिस वाले बड़े कंफ्यूज कि यार ना कोई ज़मीन का मामला, ना कोई आपसी वाद विवाद, ना कोई रंजिश, ना कोई पुरानी दुश्मनी, ना कहीं किसी से कोई कहा सुनी, तो आखिर ये कत्ल हुआ क्यों। अब सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं। बहरहाल पुलिस वाले हार नहीं मानते। आसपास के तमाम लोगों को धीरे धीरे अपने भरोसे में लेके पूछना शुरू करते हैं कि क्या इस परिवार के बारे में किसी ने कुछ कहा था, क्या आपस में इनकी कभी कोई लड़ाई या फिर कोई झगड़ा हुआ था, क्या कोई और बात। ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछते हैं, इसी दौरान एक अजीब घटना घटी। दरअसल ये तमाम चीज़ पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन अंत में फिर सोचते हैं कि चलो पत्नी से भी कंफर्म कर लें। अब पत्नी से कंफर्म करने के लिए जब घर पे आते हैं तब पता चलता है कि पत्नी तो कहीं गई है। पता किया कहाँ गई है, कोई जानकारी नहीं। पुलिस वालों ने सोचा चलो फ़ोन कर लेते हैं, फ़ोन करके भाई बात कर लें। फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं लगा। अब पुलिस वाले थोड़े परेशान कि पत्नी कहाँ गई। उन्होंने भाई को फ़ोन करना शुरू किया, यानी मनोज को। किस्मत का खेल देखिए कि मनोज का भी फ़ोन स्विच ऑफ। पुलिस को लगा ये क्या मामला है। बहरहाल उन्होंने सोचा कि चलो शायद कहीं गए होंगे, वहाँ नेटवर्क नहीं होगा या फिर कोई और बात, घर में मौत हुई है तो संभवतः अब तो हर चीज़ में खरीदारी करनी पड़ती है, मरने के बाद भी तेरहवीं करनी होती है, शुद्धिकरण करना होता है, तो क्या पता वहीं गए हों। लिहाजा पुलिस वालों ने थोड़ा इंतज़ार किया तो लौट के आए नहीं। अब पुलिस वालों की धड़कनें बढ़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें दोनों ने मारा हो, और अगर ऐसा सच में है तो कातिल हमारे सामने ही था और हम इतना परेशान हुए और नाक के नीचे से कातिल निकल गया। ये बात अगर लोगों तक पहुंचेगी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने तमाम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पड़ताल करना शुरू किया, लेकिन तब तक शायद बड़ी देर हो चुकी थी। मनोज और पूनम 9 तो 11 हो चुके थे। अब मामला जब लोकल लोगों तक पहुंचा तो उन्होंने फिर जलील करना शुरू किया कि साहब आप तो गजब हैं, आपके सामने वो दोनों थे, आपने उनसे पूछताछ नहीं की और बाकी पूरे गांव से पूछताछ कर ली। पुलिस को लगा ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से ले लिया और कायदे से साफ शब्दों में कहें तो अपना ईगो लगा दिया। ईगो लगाने के साथ साथ अब मनोज और पूनम के जितने दोस्त थे, जितने रिश्तेदार थे, तमाम लोगों से पूछताछ करी। तमाम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे इन दोनों के बारे में इत्तला कर दिया कि अगर दिखाई दें तो फ़ौरन बताओ। अलग अलग जगहों पे और पड़ताल किया, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं, बेइज्जती अलग हो गई। बहरहाल वक्त धीरे धीरे निकलता चला गया। अप्रैल में एक कत्ल हुआ था। अप्रैल पूरा बीत गया, मई आ गया, मई बीत गया, जून आया, जून भी बीत गया। इधर जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा था, जो पुलिस वाले थे, जो आसपास के लोग थे, इन तमाम लोगों की जो शंकाएं थी पूनम और मनोज के ऊपर ही जा रही थी। क्योंकि पूनम भी गायब, मनोज भी गायब और 2 महीने हो गए, कुछ अता पता चला नहीं। इसी दौरान पुलिस वालों को भी अब कंफर्म ही हो गया कि यही दोनों कातिल होंगे, तभी ये गायब है। इन्होंने अब इनको पकड़ने के लिए अपने तमाम घोड़े खोल दिए। सबसे पहले नंबर को सर्विलांस पे लगाया। इनके नंबर को सर्विलांस पे लगाया, लेकिन कुछ खास फ़ायदा मिला नहीं, नंबर ऑन हुआ नहीं। इसी दौरान अब पुलिस ने दूसरा गेम खेला और पूनम और मनोज के जितने दोस्त यार थे, जितने रिश्तेदार थे, उनके नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया। अब सर्विलांस पे लगा के एक एक कॉल को सुनने लगे, चेक करने लगे कि कौन सा कॉल कहाँ से आ रहा। जून में ये तमाम सर्विलांस वाला खेल हुआ था। जून पूरा गुजर गया, यानी एक पुलिस वाला लगातार ये चेक करता रहा कि किसका कॉल कहाँ से आ रहा। फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर महीने तक लगातार तमाम दोस्तों के, तमाम रिश्तेदारों के, फिर मनोज के, फिर पूनम के, आसपास के लोगों के, जितने भी ऐसे लोग थे जो मनोज पूनम को जानते थे, उनके बारे में, उनके फ़ोन को चेक करना। ये तमाम चीज़ें 6 महीने तक पुलिस वाले
जी जान से करते रहे और फिर नवंबर में एक क्लू इनके हाथ लगता है। दरअसल नवंबर महीने में एक आदमी के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन मध्य प्रदेश से आया था और ये वो फ़ोन था जो अनयूजुअल था, यानी ऐसा फ़ोन लगातार पिछले कई दिनों से नहीं आया था और शायद पहली ही बार आया था। अब ये नंबर जब पुलिस वालों के हाथ लगा, उन्होंने इस नंबर के बारे में पड़ताल किया। जब पड़ताल की तो कुछ और चीज़ें पता चली। पहली चीज़ ये पता चली कि ये नंबर मध्य प्रदेश का है। दूसरी चीज़ ये पता चली कि ये नंबर इस समय बागेश्वर बाबा के, जो बागेश्वर धाम चलता है, वहाँ पे चल रहा है। और तीसरा, ये नंबर किसी फीमेल के पास है, चूँकि कुछ नंबरों से जब फ़ोन किया गया तब पता चला कि ये नंबर किसी फीमेल के पास है। इतनी चीज़ें मिली, पुलिस ने कहा कि चलो वहाँ देखें कौन है। पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश जाती है, वहाँ के बागेश्वर धाम पहुँचती है, वहाँ पे फिर इस नंबर के बारे में पता करती है। किस्मत अच्छी थी, ये नंबर पूनम के ही पास मिला। फ़ौरन पुलिस की टीम पूनम को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछती है कि मनोज कहाँ है, तो मनोज के बारे में भी पता चल जाता है। उसके बाद पुलिस की टीम पूनम और मनोज को लेकर उत्तर प्रदेश आती है। आने के बाद थाने ले जाके जब पूछताछ करती है तब दो कहानियाँ पता चली। सबसे पहले मनोज ने अपना मुंह खोला। मनोज ने कहा कि साहब बात ऐसी है कि हम लोग भागे नहीं थे। उसके बाद फिर मनोज ने बताया कि चूंकि जो मेरी भाभी हैं पूनम, उनके ऊपर भूत प्रेत का साया, इस वजह से मैं बागेश्वर धाम लेके आया था। लेकिन अब पुलिस कहती है कि 6 महीने तक कौन सा इलाज चला। इसके बाद और इधर उधर की कहानियां इसने बताई। अंत में मनोज ने कबूला। मनोज ने कहा कि हाँ, मैंने अपने भाई की हत्या की है, लेकिन इसमें पूनम का कोई योगदान नहीं है, इसमें बस मेरा योगदान है। लेकिन पुलिस एक साइड पूनम को भी टटोल रही थी। लिहाजा जो पूरी कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी बड़ी शॉकिंग है। दरअसल अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए जो दिनेश था, वो बेचारा जी जान से मेहनत करता था। मेहनत करने की वजह से सुबह 5-6 बजे निकल जाता। निकलने के बाद शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कभी कभी 10 बज जाए, लौट के आता था। जिंदगी का एक सपना था कि अपनी बीबी को, अपने भाई को एक अच्छी ज़िंदगी जी ले। लेकिन यहाँ पीठ पीछे कुछ और ही चलने लगा। दिनेश की गैर मौजूदगी में मनोज और दिनेश की पत्नी पूनम, इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। धीरे धीरे नज़दीकी जब ज़्यादा बढ़ी तो आलम यह हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में भी आने लगे। लेकिन कहते हैं कि इसको या मुझको ज़्यादा दिन छुपाए छुपता नहीं है। पूनम और मनोज एक बार एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। इसी दौरान दिनेश अवस्थी आ जाता है। आने के बाद जब अपनी पत्नी को ऐसी हाल में देखता है, देखने के बाद टूट जाता है। धीरे धीरे अब रिश्ते भी खराब होने लगे। दिनेश बुरा मानने लगा, पत्नी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ये तमाम चीज़ें जब दिनेश की पत्नी पूनम देखती है तब उसको लगता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ है, अभी आदमी सुख से रहेगा भी नहीं, रहने भी नहीं देगा। एक काम करो, इसको रास्ते से हटा दो। इस बारे में उसने मनोज से कहा कि हटा दोगे तो 2 फायदे होंगे। पहला तो सारी प्रॉपर्टी तुमको मिल जाएगी और दूसरा हम तुम आराम से एक दूसरे के साथ रहेंगे। भाई को भी आइडिया समझ में आ गया। दोनों ने प्लान बनाया। प्लान के तहत अप्रैल महीने में इन्होंने मिलकर दिनेश अवस्थी का कत्ल किया। कत्ल करके उसकी लाश को एक खेत में ले जाके फेंका, इस उम्मीद में कि शायद ये लाश बरामद होगी नहीं। उसके बाद खोजने का नाटक किया। लेकिन इनका प्लान तब फेल हो गया जब लाश पुलिस वालों के हाथ लग गई। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कत्ल के सबूत मिले। इनको लगा कि हम गुमशुदगी का मामला दिखा के कुछ दिन तक पुलिस खोजेगी, फिर कौन खोज खबर लेगा। लेकिन असल भांडा इनका तब फूट गया जब लाश मिल गई। और लाश मिलने के बाद इनको लगा कि अब तो फंस ही जाएंगे, एक काम करो यहाँ से भाग चलो। भागने के बाद पूरे शक की सुई इनके ऊपर घूमी। पुलिस ने भी अच्छी मेहनत की। इस मेहनत का नतीजा ये है कि आज ये दोनों कटघरे में खड़े हैं। बड़ा सवाल यहाँ से उठता है यार कि एक भाई अपने भाई को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कि मेरा भाई अच्छे से रहे, खुश रहे, तमाम कोशिशें करता है। अपनी पत्नी को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन तमाम मेहनतों का गला तब घोट दिया जाता है जब पीठ पीछे ऐसी चीज़ें होती हैं। आप बर्दाश्त करें तो आप बुज़दिल हैं, आप नपुंसक हैं समाज की नज़रों में। आप कुछ बोलें तो आपको मार भी दिया जाएगा। मारने वाला आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका बाप भी हो सकता है आज के समाज में, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है,
कोई भी हो सकता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के टाइम में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बचा जो कलंकित ना हुआ हो, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बचा जिसका कत्ल ना हुआ। और ऐसी कहानियाँ जब निकल के सामने आती है कि एक भाई बेचारा मेहनत कर रहा था, बदले में उसको क्या मिला। खैर, तो आज की ये पूरी कहानी थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।